नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको बताएंगे कि औरंगजेब के बाद अब किस मुस्लिम आक्रांता की कब्र खोदने की तैयारी हो रही है। और मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि पंजाब में तलवारें दिखाकर बसों में कौन लगा रहा है भिंडरेवाला की तस्वीर। और आखिर में आपको यह भी बताएंगे कि इशारों ही इशारों में नीतीश बाबू आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, जिसको लेकर पूरा बिहार एक तरीके से कंफ्यूज है। लेकिन शुरुआत करते हैं कि आक्रांताओं की कब्र खोदने को लेकर जो मांग उठ रही है और उस मांग के बीच इस सवाल की पड़ताल कि आखिर आक्रांताओं के मजारों पर कब तक मेले लगते रहेंगे। तो औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र में बवाल छिड़ा है और इसी बीच एक और आक्रांता सालार की कब्र पर भी एक तरीके से उसका नामो निशान मिटाने की मांग उठने लगी। सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र यूपी के बहराइच जिले में है और मसूद गाजी 11वीं सदी का एक खूंखार हत्यारा था। गाजी लुटेरे गजनवी की सेना का सेनापति था। गजनवी और गाजी ने मिलकर सोमनाथ मंदिर को लूटा, हजारों हिंदुओं को मारा और उस हत्यारे गाजी को बहराइच में राजा सुहेल देव राजभर ने युद्ध में हराया और मार गिराया, जिसके बाद बहराइच में ही गाजी के सैनिकों ने उसे दफन कर दिया। वक्त बीता तो गाजी की कब्र को 12वीं सदी में मुस्लिम शासकों ने मजार में तब्दील कर दिया और देखते ही देखते सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच का गाजी बाबा बन गया। आसपास के इलाके के लोग उसे सूफी बाबा मानकर पूजने लगे। यहां तक कि बहुत सारे हिंदू भी उसकी मजार पर चादर चढ़ाने जाने लगे। जिस सालार गाजी का मकसद इस्लाम की तलवार से काफिरों को कुचलना था, उसी सालार गाजी को देवता बना दिया गया बहराइच में। और बहराइच तो बहराइच, उसी गाजी के नाम पर यूपी में कई जगहों पर मेले लगने लगे। लेकिन संभल में गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर योगी सरकार ने जब ब्रेक लगाई तो अब यह मांग भी उठ खड़ी हुई है कि लगे हाथ बहराइच में गाजी की कब्र को भी हटा देना चाहिए। मजार पर जो वहां मेला लगता है, अगर उसको बंद किया जाता है तो बहराइच में भी सैयद सालार मसूद गाजी का मेला जो लगता है उसको बंद करना चाहिए। वहां जो मजार लगा हुआ है उसको वहां से हटा देना चाहिए और वहां भव्य मंदिर महाराजा सुहेल देव राजभर बना करके। तो पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि 1000 साल से कैसे इस देश के दिलो दिमाग में कट्टरता का जहर घोला जा रहा है, उसका सबसे बड़ा सबूत है सैयद सालार मसूद गाजी की मजार और उसके नाम पर लगने वाले नेजा मेले। संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को नेजा मेला कहा जाता है। और नेजा का मतलब क्या होता है, आपको यह भी जानना चाहिए। नेजा का मतलब होता है भाला या बर्छा। और विडंबना देखिए कि एक तरफ मुस्लिम समाज उसे सूफी संत बताता है, लेकिन उसी अत्याचारी गाजी बाबा को बहुत बड़ा योद्धा मानते हुए होली के बाद जो पहला मंगलवार आता है, उस दिन संभल पुलिस कोतवाली के ठीक सामने नेजा मेला की ढाल यानी कि झंडे को गाड़ने की परंपरा बना दी गई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस मेले में नेजा यानी कि भाला या बर्छी का जिक्र क्यों है और उसकी ढाल क्यों गाड़ी जाती है। आपने सोच, अगर बर्छी है, तलवार है, भाला है तो उसकी ढाल भी होगी। तो झंडे को उसके ढाल के प्रतीक के तौर पर कहां गाड़ा जाता है, यह भी गौर करिए, कोतवाली के ठीक सामने। और सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग गाजी के नाम पर झंडा गाड़ते आए, लेकिन इस बार योगी सरकार का डंडा चला और सालार का झंडा उखड़ गया। भाई, अगर सालार गाजी सूफी संत था तो उसके नाम पर नेजा मेला यानी बर्छी वाला मेला क्यों लगता है। इस मंगलवार को संभल पुलिस ने मेले की शुरुआत से पहले जहां ढाल यानी कि झंडा लगाया जाता था, उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करवा दिया। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती।
दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी आहत करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था, तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में बनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। भाई अगर सालार गाजी कोई सूफी संत था तो उसके नाम पर उर्स होना चाहिए। उसके जन्मदिन के मौके पे उर्स मनाने की परंपरा है सूफियों में। तो अगर कोई समुदाय उर्स मनाता है किसी सूफी संत की मजार पर जाकर, इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन आपको नेजा मेला लगाना है, आपको भाले बर्छे और ढाल वाला मेला लगाना है, क्योंकि वो असल में कोई सूफी संत नहीं था, तो एक ऐसा आक्रांता था जिसका एक ही मकसद था, और वो था हिंदुस्तान में इस्लाम की तलवार को चमकाना और उस तलवार के दम पर इस देश के हिंदुओं का कत्ल करना। तो किसी आक्रांता को कैसे सूफी बाबा बना दिया गया? अगर आपको इस समझना है तो शब्दों के खेल को भी समझना पड़ेगा। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, ये कोई सालाना उर्स नहीं, ये नेजा मेला है, भाले वाला मेला। और अब जरा सैयद सालार मसूद गाजी के नाम को समझिए। उसमें जो सालार शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है? सालार का मतलब होता है सेनापति। यानी देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी उस इतिहास को मानते हैं कि मसूद गाजी सेनापति था। और वो किसकी सेना का सेनापति था? इसका जवाब इतिहास के हर पन्ने में मौजूद है। गाजी मसूद लुटेरे गजनवी, आक्रांता गजनवी की सेना का सेनापति था। और गजनवी ने कितने कुकर्म किए, उसकी सेना ने कितने जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया, यह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन विडंबना देख लीजिए कि अपनी सुविधा के हिसाब से मसूद गाजी को सालार तो बताया जाता है, लेकिन उस सालार के गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है और उसे गाजी बाबा बना दिया जाता है, सूफी पीर बना दिया जाता है। अब जरा इस गाजी बाबा के नाम का अगला अक्षर समझिए। गाजी का मतलब क्या होता है? सालार तो आपने समझा, गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला योद्धा, मुस्लिम योद्धा, उसको गाजी कहते हैं। गाजी एक अरबी शब्द है और आसान भाषा में समझें तो इसे ऐसा मुस्लिम योद्धा जिसने गैर मुसलमानों को मारा हो, काटा हो, उन्हें गाजी की उपाधि मिलती थी। तो ऐसे में तो सवाल तो उठेगा ही ना कि हजारों हिंदुओं को मारने वाले, जबरन धर्मांतरण कराने वाले, मंदिरों को लूटने वाले सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर क्या किसी तरह का कार्यक्रम होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? लेकिन नहीं। देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता कैसे परंपरा के नाम पर मसूद गाजी को जिंदा रखना चाहते हैं और उसके नेजा मेला को भी जिंदा रखना चाहते हैं। सपा के विधायक हैं इकबाल महमूद, वो कहते हैं कि यह मेला सैकड़ों साल से चला आ रहा है, यह पुरानी परंपरा का हिस्सा है, इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता। और हद तो यह है कि अखिलेश एक कदम आगे बढ़कर इसे महाकुंभ से जोड़ देते हैं, उसके बराबरी का दर्जा दे देते हैं नेजा मेले। सुनिए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो और एक गाजी नाम वाला खेल कई इलाकों में दिखता है। मुस्लिम शासकों के दौर में गाजी के नाम पर कई इलाकों के नाम रखे गए। यूपी का गाजीपुर जिला भी उसी में शामिल है। 1330 ईस्वी में इस शहर की स्थापना सैयद मस्सद गाजी ने की। और उत्तर प्रदेश का एक और प्रमुख शहर है, जिला है गाजियाबाद, इसका नाम भी गाजिउद्दीन के नाम पर रखा गया है, जो कि एक मुगल शासक था। यानी ये सारे गाजी थे, ऐसे मुस्लिम योद्धा जिन्होंने गैर मुस्लिमों को मारा काटा, और हम ऐसे आक्रांताओं के नाम का बोझ सदियों से ढोए जा रहे हैं।
और ये खेल सिर्फ गाजी तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे तो ऐसे आक्रांताओं की एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी सूची है, जिसके नाम पर इस देश में सैकड़ों हजारों शहरों के नाम हैं, कस्बों के नाम हैं। बख्तियार खिलजी, जिसने 1190 के दशक में विश्व के सबसे बड़े नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, ज्ञान के विराट केंद्र को ध्वस्त कर दिया, आग के हवाले कर दिया। 3 महीने तक जिस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रखी पुस्तकें आग में धू धू कर जलती रही। त्रासदी देखिए कि आज उसी जगह का नाम, उसी आक्रांता के नाम पर बख्तियारपुर है। सोचिए, उसी के नाम पर बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, उसी के नाम पर पटना में बख्तियार इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी के नाम पर इंटर कॉलेज है। और इसी तरीके से औरंगजेब की कब्र तो एक जगह है, लेकिन उसके नाम पर 177 इलाके, कस्बे और शहर हैं। लेकिन जब भी नाम बदलने या इनके नामों निशान मिटाने की बात होती है, तो कट्टरपंथियों का ग्रुप इस दलील पर उतर आता है कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने के चक्कर में पड़े। इतिहास को खोदने से क्या मिलेगा, क्या फायदा है। तो ऐसे लोगों को जवाब में मैं जौनपुर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, वहां की भी कहानी बताना चाहता हूं। संभल की तरह जौनपुर के खेता सराय कस्बे में भी लुटेरे मसूद गाजी की याद में सालों से मेला लगता आया है, और मेले में मुस्लिम भी जाते हैं और हिंदू भी आते हैं। और यहां खेल देखिए, यहां गाजी मियां के नाम पर इस्लामिक विधि विधान से पूजा पाठ भी शुरू हो गई, जिसे कनूरी कहते हैं, जिसमें लकड़ी के बनाए गए निशान पर 100 और 50 रुपए के साथ मन्नत के कपड़ों को लपेटकर बांधा जाता है। और फिर गाजी मियां के पुजारी, दफाली, मुजावर, इसके जरिए, मुजावर के जरिए मिट्टी के बर्तनों में चने की दाल, बैगन, चावल और बाटी बनाकर उन्हें पहले चढ़ाया जाता है। जानवरों की बलि भी दी जाती है। और मुजावर पैसे के बारे में बताते हैं कि वो बहराइच में लगने वाले बड़े मेले में उसे ले जाकर उन लोगों के नाम पर चढ़ाएंगे जो कि जौनपुर में जिन्होंने इसको बांधा है उस लकड़ी से। आप सोचिए, यानी पहले तो एक आक्रांता गाजी मसूद को साजिशन गाजी के बाबा बना दिया गया, और फिर देखिए कि मेले के नाम पर उसे देवता बनाने की साजिश हो रही। असल में नेजा मेला जख्मों को जिंदा रखने का इतिहास, इसके साथ कई अंधविश्वास जोड़ दिए गए। अंधों को आंख और निसंतानों को संतान मिलने की बातें की जाने लगी। और तभी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, उसको एक बार आपको सुनना चाहिए कि लही आंख कब आंधरो, बांझ पूत कब जाए, और कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाए। यानी बहराइच में कब्र पर जाकर कब अंधों ने आंख पाई, कब कुष्ठ रोगियों का रोग समाप्त हुआ है, और कब बांझ को संतान मिली। तो तुलसीदास कह गए हैं, इतिहास के पन्ने औरंगजेब, सालार और इस तरह के तमाम गाजियों के खूनी कारनामों से भरे हुए हैं। और हम हैं कि आज भी इन गाजियों के नाम पर मेले, नेजा मेले लगा रहे हैं। हमने हाजियों के नाम पर अगर उर्स किया होता तो इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि गाजियों के नाम पर नेजा मेला लगा रहे हैं, भाले वाला मेला लगा रहे हैं। और मजेदार बात तो यह है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इसे डिफेंड करने वाले हिंदुओं की भी एक बड़ी तादाद है, बड़ी फौज है, जो इसे परंपरा के नाम पर जारी रखना चाहती है। तो बहरहाल देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि भिंडरा वाले के पोस्टर को लेकर कैसा बवंडर उठ खड़ा हुआ है। तो पंजाब के होशियारपुर से एक दिन पहले खबर आई थी कि वहां पड़ोसी राज्य हिमाचल की गाड़ियों को
नंबर प्लेट देख देख कर रोका जा रहा है और उस पर सिख चरमपंथी भिंडरावाले की फोटो जबरिया चिपकाई जा रही है। अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि हिमाचल की जिन बसों पर भिंडरावाले का पोस्टर नहीं होगा उसे पंजाब में एंट्री नहीं दी जाएगी। तभी से आशंका जताई जा रही थी कि यह विवाद कहीं हिंसक रंग न ले ले और चंद घंटों बाद ही यह आशंका सही साबित हुई, जब पंजाब के मोहाली में हिमाचल रोडवेज की बस को रोका गया और फिर उस पर पत्थरों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया गया। जिस वक्त एचएसआरटी की यह बस, इस बस पर जब हमला हुआ उसमें 26 सवारियां मौजूद थी जो मोहाली बस स्टैंड से हिमाचल जाने के लिए चढ़ी। यह हमला कैसे पंजाब में अमन का बड़ा दुश्मन बन सकता है उसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले बस पर अटैक का एक एक्सक्लूसिव वीडियो जरा देखिए। ये जो अभी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसको गौर से देखिए। यह वीडियो मोहाली के खरड़ इलाके के फ्लाईओवर का है जहां से बस गुजर रही थी हिमाचल रोडवेज की और अचानक से उस पर हमला कर दिया गया। खिड़कियों के शीशे दनादन तोड़े गए। खुद की जान बचाने के लिए बस यात्री अपनी सीट के नीचे छिपने लगे। हमले का यह वीडियो 27 सेकंड का है और इस वीडियो में बस के आगे की जो ये दिखाई दे रहा है कि इसमें जो हमलावर आए थे वो सफेद ऑल्टो में सवार होकर आए। अब जरा बस के ड्राइवर की आंखों देखी जो उन्होंने देखा और सुनिए कि कैसे यह हमला। दो आदमी आए, अल्टो कार गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने हाथ दिया गाड़ी को, मैंने गाड़ी रोकी। जिस टाइम गाड़ी रोक दी उस टाइम डंडे चलाना शुरू कर दिए जी उन्होंने। अच्छा, पहले आगे के शीशा तोड़ा, फिर पीछे के सभी शीशे तोड़े, फिर फटाफट भाग गए अल्टो कार। 6:15 बजे चंडीगढ़ से चली जी गाड़ी, आधा घंटा और 6:45 बजे की बात है, 6:50 की बात है। मुंह बनने हुए थे, मुंह बनने हुए थे जी। अच्छा, मैंने गाड़ी खड़ी थी, उस पर नंबर प्लेट में टेप लगाई हुई थी। तो हिमाचल रोडवेज की इस बस को क्यों निशाना बनाया गया, इसके लिए आपको दो तस्वीरें देखनी चाहिए और तब आप समझ पाएंगे कि इसके पीछे चल क्या रहा। पहली तस्वीर मोहाली में हमले की शिकार बस की है और इस पर सिर्फ हिमाचल के सीएम सुक्खू की तस्वीर लगी हुई है। और दूसरी तस्वीर मोहाली से 130 किलोमीटर दूर होशियारपुर की है जहां हिमाचल की बसों में कल भिंडरावाले के पोस्टर जबरन चिपका दिए गए थे। इसी के दौरान धमकियां भी दी गई थी कि हिमाचल की गाड़ियों में पंजाब में तभी एंट्री दी जाएगी हिमाचल की गाड़ियों की जब उस पर भिंडरावाले की पोस्टर या उसकी तस्वीरें लगी हुई हो। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸੂਦ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। तो 12 घंटे में ही यह मामला जिस तरह नो एंट्री की धमकी के बाद हिंसक हो गया वो बहुत चौंकाने वाला है। पंजाब की भगवंत मान सरकार के लिए एक अलार्म है। यह इशारा दे रहा है कि भिंडरा वाले पोस्टर विवाद की अनदेखी करना, उस पर चुप्पी साधना पंजाब से लेकर हरियाणा तक माहौल बिगाड़ सकता है, हिमाचल तक माहौल बिगाड़ सकता है। यह हमला देर रात के सन्नाटे में नहीं हुआ बल्कि शाम ढलते ही किया गया और हमलावर जिस इत्मीनान से आए और जिस इत्मीनान से उन्होंने इस वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गए, यह भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि जब होशियारपुर में नंगी तलवारें लहराकर सरेआम धमकी दी गई, खुल्लम खुल्ला फरमान सुनाया गया, तो पंजाब पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को क्यों नहीं समझा। मोहाली और होशियारपुर वाली घटना पर हिमाचल विधानसभा में हंगामा हो चुका है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पंजाब की तरह हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी भिंडरा वाले पोस्टर विवाद की गंभीरता नहीं समझ रही, इस पर ढिलाई बरत रही है। इस पर सीएम सुक्खू को विधानसभा में सफाई देनी पड़ गई। मोहाली वाली वारदात ने इशारा दे दिया है
कि अपनी दबंगई दिखाने के लिए भिंडरावाले समर्थक अब कहां तक जा सकते हैं। भिंडरावाले पोस्टर विवाद कैसे आगे हिमाचल के साथ साथ पंजाब को भी डिस्टर्ब कर सकता है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो मेरे आने दो। तो दरअसल होली के आसपास पंजाब से बहुत सारे श्रद्धालु कुल्लू में मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे जाते हैं और इस बार होली से पहले ऐसे ही श्रद्धालुओं का जत्था जिनकी गाड़ियों पर भिंडरावाले के झंडे और पोस्टर लगे हुए थे, उन्होंने कुल्लू में थोड़ी दबंगई दिखाई। स्थानीय लोगों से भिड़ गए। बवाल तब बढ़ गया जब उन्होंने एक हिमाचली पर तलवार से हमला कर दिया और इस विवाद में स्थानीय लोगों ने उनकी गाड़ी पर लगे भिंडरावाले के पोस्टर फाड़ डाले और हंगामे के बाद हिमाचल की पुलिस ने भिंडरावाले के पोस्टर वाली उन गाड़ियों का चालान भी काट दिया जो वहां पर मौजूद थी और इसी के बाद विवाद गर्मा गया। आपको यहां जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में भी जानना चाहिए, जिसके नाम पर पंजाब वर्सेज हिमाचल का बवाल पूरा खड़ा किया गया है। तो 90 के दशक में सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल का लीडर था भिंडरावाले और अपनी धार्मिक पहचान बनाने के साथ साथ वो खालिस्तान की मांग को भी हवा दे रहा था। एक अलग देश खालिस्तान की मांग को हवा दे रहा था वो। और सन 1983 के आते आते अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उसकी तूती बोलने लगी थी। उसके हथियारबंद समर्थक वहां लगातार एक तरीके से उनका कब्जा हो गया था और वहां एक समानांतर सरकार चल रही थी जैसे। और ये पंजाब में आतंकवाद के दौर शुरू होने का जो के पीछे ये सबसे बड़ा चेहरा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए भिंडरावाले के चंगुल से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराया गया था। लेकिन पिछले साल फरवरी में स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले के पोस्टर लगाने की दोबारा कोशिश हुई तो सिख समुदाय के लोगों ने ही इसका विरोध किया और स्क्रीन पर आपको उसकी भी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। तो जो पंजाब का सिख समुदाय है वो भिंडरावाले को इस तरीके से ग्लोरीफाई करने, उसको हीरो बनाने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ है। लेकिन चंद लोग, मुट्ठी भर लोग उसे इस तरीके से पेश कर रहे हैं जिससे कि पंजाब में अमन और चैन को एक बार फिर से बड़ा खतरा पैदा हो गया। अब मूड मीटर में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सीएम नीतीश के इशारों का वो खेल जो कि बिहार में किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो आजकल बिहार की पॉलिटिक्स में एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बोल कम रहे हैं और इशारों में ज्यादा बातें कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं कि पूरा बिहार कंफ्यूज हो गया है। इशारों की भाषा में नीतीश कुमार ने आज भी तेजस्वी यादव से बात की है, जिसे पहले भी सदन में नीतीश और तेजस्वी के बीच इशारों में खूब बातचीत हुई थी। जब सदन में नीतीश कुमार मुंह चलाकर तेजस्वी से पूछ रहे थे कि खा क्या रहे हो भतीजे, और तेजस्वी भी इशारों में जवाब दे रहे थे कि टॉफी खा रहे हैं चाचा जी। नीतीश बाबू तो मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी उनके डिप्टी रह चुके हैं, तो एक दूसरे की बात इशारों में समझ भी लेते हैं शायद। लेकिन अगर नीतीश कुमार की जगह ऐसी हरकतें कोई और करे, आम आदमी करे, तो हर कोई यही पूछेगा कि भाई कहना क्या चाहते हैं। अब पॉलिटिक्स तो चीज ही ऐसी है कि बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। इसलिए बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश बाबू के इशारेबाजियों की खूब चर्चा हो रही है और विपक्षी नेता अलग अलग वीडियो दिखाकर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि देखो नीतीश कुमार का अपने हाव भाव और बर्ताव पर कोई नियंत्रण ही नहीं रह गया। अभी दशहरे की ही बात है, पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के मौके पर नीतीश कुमार ने अपने चुनाव चिन्ह तीर के साथ साथ धनुष को भी नीचे फेंक दिया, जिसके बाद लोग कहने लगे कि देखो नीतीश जी का ना अब अपने शरीर पर नियंत्रण है और ना अपनी जुबान। लेकिन नीतीश बाबू पॉलिटिशियन है, कोई अर्जुन थोड़े ही हैं कि रोज रोज तीर कमान चला रहे हैं।
हो गया गलती से, तीर के साथ धनुष का संतुलन बिगड़ गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नीतीश बाबू का खुद पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। भाई आज भी वो पूरे बिहार के सीएम हैं और बिहार को ही नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि नीतीश बाबू के पीछे ही पड़े हुए हैं। अभी 30 जनवरी को पटना में गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा हुई, तो नीतीश कुमार ने गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हाथ जोड़ने के साथ साथ ताली भी बजा दी। तो लोगों को इसका भी बुरा लग गया। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ने गांधी जी के सम्मान में ताली बजाई। अबे नियम थोड़े ही है कि श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ हाथ ही जोड़े जाएंगे, ताली नहीं बजाई जा सकती। तो पिछले दिनों एक और ऐसी घटना हो गई, उस पर भी लोग जाने क्या क्या कह रहे हैं। हुआ यह कि नीतीश कुमार अपने एक करीबी मंत्री अशोक चौधरी के पिताजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने गए थे और उनकी पिता की तस्वीर पर तो उन्होंने फूल चढ़ाया ही, लगे हाथों बगल में खड़े जिंदा और सही सलामत मंत्री अशोक चौधरी पर भी उन्होंने फूल चढ़ा दिया। लोग इस बात पर भी बात बनाने लग गए कि आजकल नीतीश जी कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी। जो लोग नीतीश बाबू की बॉडी लैंग्वेज और इशारों की भाषा पे सवाल उठा रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि नीतीश बाबू अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उसमें उनकी इस कला का बड़ा रोल है, क्योंकि बड़े बड़े नेता बात करते रह जाते हैं और नीतीश बाबू इशारों में ही खेल कर जाते हैं। और अब इंदौर से आई रंगमंच की कुछ तस्वीरें आखिर में आपको दिखाता हूं चलते चलते। इंदौर में रंग पंचमी होली से भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है और देखिए इंदौर के राजवाड़ा इलाके में रंगों के गेर खेलने की कितनी बड़ी तादाद में लोग उमड़े हैं और इसमें हाइड्रोलिक पिचकारी से रंगों को दूर दूर तक फेंका जा रहा है।